तो जिनको है कि मेंस आ चुका है, नॉट ओनली जिनका मेंस आया है गाइस, और भी जो बच्चे जो भी कॉलेज गोइंग हैं, जिनको है कि समवेयर दे जस्ट वांट टू नो अबाउट यूपीएससी मेंस क्या है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है। तो आज जो है आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि व्हाट्स अप्रोच, कैसे हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं, एंड व्हाट इज़ द इजीएस्ट वे। अगर कोई बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, घर बैठ कर पढ़ना चाहते हैं, तो कौन सा एक तरीका अपनाया जाए जिसके थ्रू आप लोग इजीली मेंस की तैयारी कर सकते हैं। जेकेएस का जो पैटर्न है 2021 से पहले का अलग था, 2021 के बाद थोड़ा चेंज हुआ है, शिफ्ट हुआ है। उसमें तैयारी क्या करनी है, क्या यूपीएससी और जेकेएस में क्या डिफरेंसेस हैं, एंड वो भी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा आइडिया इसी पर्टिकुलर सेशन में पता लग जाएगा। आज गाइस बेसिकली मेरा ये बताने का मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ पाना चाहते हैं, आप हमारा आज जो सेशन है वो मेंस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का है, जेकेएस और यूपीएससी जो बच्चे अपीयर होना चाहते हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आप जो भी ड्रीम रखते हैं उसको डूअर में बनने के लिए गाइस आपका जो क्रिटिक आप रुकता है, आज आप इस 2 घंटे के सेशन में इस क्रिटिक को प्लीज, आपके जो गेट है, आपके जो गेट कीपर से बंद कर देते हैं, यार हमसे ना हो पाएगा, हम नहीं करेंगे, पता नहीं कोई 2 घंटे का लेक्चर देगा, टाइम वेस्ट ना हो जाए गाइस। आई प्रॉमिस यू गाइस, आज जो आप लोगों को क्लास मिलेगी, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट क्लास जो जेकेएस के मेंस के ओरिएंटेशन प्रोग्राम की रहेगी। और आप लोगों को जस्ट एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोगों का ये जो क्रिटिक है, आज आप इस क्रिटिक को थोड़ी देर के लिए, आप इस क्रिटिक को थोड़ी देर के लिए आज शट डाउन करोगे। एनिमलिस्टिक बिहेवियर, एनिमलिस्टिक अवेयरनेस गाइस क्या होती है, इसमें आप लोग दो ही चीजें करते हो, इधर फाइट और फ्लाइट। फ्लाइट मतलब भाग जाना। जानवर को देखा होगा, या तो फाइट करेगा या तो भाग जाएगा। सो दो ही उसके पास ऑप्शन होते हैं। एक आर्मी के ऑफिसर रिटायर्ड है, आई थिंक चीफ थे वो, उन्होंने बोला कि आई फील वेरी अशेम्ड कि लोगों को रिस्क लेने की एबिलिटी हम आज भी हिंदुस्तानियों के मन में हम कभी भी भर नहीं पाए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारी कंडीशनिंग, द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट वी कम फ्रॉम, हमें रिस्क लेने में डर लगता है। इंडिया 3rd नंबर पे आ गया गाइस, विद इन द स्पैन ऑफ 2016 टू 10 सालों के अंदर इंडिया 3rd नंबर पे है स्टार्टअप कल्चर में। व्हाट इज द रीजन? अब वो पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिल रहा। आज जेकेएस बनने के ख्वाब आए, आईएएस बनने के, कहीं तो आपने देखा किसी को बनते हुए, वो एस्पिरेशन आप में जगी, वही एस्पिरेशन आपको इंडिविजुअलिटी की तरफ लेके चलती है। आई कंसीडर माई सेल्फ टू बी एन आईएएस, यस आई कंसीडर माई सेल्फ टू बी ए केएस। ये आप लोगों को इंडिविजुअलिटी, आप लोगों की मास से आपको अलग कर गई। आपने पहला अटेम्प्ट दिया, मे भी आपका नंबर नहीं आया, ये मास आपको पुल करेगा। हु इज द मास? मेरा चाचा, मेरी नानी, समथिंग, अरे बेटा तुम्हारी एज हो रही है, वो आपको फिर उस पैराडाइम में शिफ्ट क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं नीचे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? बट आपकी वो एस्पिरेशन आपको अभी भी क्या रख रही है, जिंदा रख रही है। नहीं सर, एक अटेम्प्ट हो। इन एडिशन टू दैट, आर्ट एंड कल्चर, जिसका एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के साथ ओवरलैप है। ठीक है, अब ये हो गया इन एडिशन टू दैट J&K की हिस्ट्री। इनको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना, जब बाकी कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद कम बैक टू दिस कंपोनेंट। ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि आप इनको स्किप करके जा ही नहीं सकते। ठीक है, सो GS2 में डायरेक्टली क्वेश्चन आए या ना आए, ये टॉपिक्स हर जगह यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल एसे, एथिक्स, इवन योर इंटरव्यू। क्लियर ना होने की क्या वजह है? एक तो पहली, क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस नहीं करते हो, और ओके प्रैक्टिस कम होती है, और क्या, कंटेंट नहीं अच्छा होता है। गुड, आपका यूज ऑफ वर्ड हो गया, कितने अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हो, क्योंकि लिखने तो लिमिटेड वर्ड्स है ना, 150 वर्ड्स एंड 250 वर्ड्स में आपको डिमांड एड्रेस करनी है, तो कम से कम वर्ड्स यूज करके आप कैसे क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर सकते हो। ये यूज ऑफ वर्ड्स और एक्सप्रेशन, ये आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से आएगा। जीएस पेपर 4 का फॉर्मेट अलग है, क्योंकि इसमें केस स्टडीज आती हैं। जीएस पेपर 4 भी लेंथी पेपर होता है, ऑन टाइम कंप्लीट नहीं होता है, बट इसकी अप्रोच थोड़ी अलग रहेगी, इसकी प्रैक्टिस डिफरेंट रहेगी। ये पेपर लेंथी होता है, ऑन टाइम कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड ही एड्रेस नहीं हो सकती। डिमांड तो छोड़ो, क्वेश्चन ही छूट जाते हैं, एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन छूट रहे हैं। अब अगर सपोज आपके 20 क्वेश्चंस में से आप 17 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहे हो, 3 क्वेश्चन सीधे सीधे छोड़ रहे हो, सीधे सीधे आपका लिस्ट में आने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। टॉपर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लिखते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड वे में लिखते हैं, वो पढ़ने के बाद रिवाइज भी करते हैं, रिवाइज करने के बाद
आंसर राइटिंग भी करते हैं। आंसर राइटिंग के बाद आंसर्स को एनालाइज भी करते हैं। 100 अबव इज अ डिसेंट स्कोर, 100 टू 120 या कभी कभी 130 जाता है जीएस पेपर का स्कोर, ठीक है। 150 इज अ वेरी गुड स्कोर। इनमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल कालिदास हो गया, ठीक है। इस तरह के कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं, वो लिटरेरी वर्क्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टॉपिक वाइज देखना है, नैनो टेक्नोलॉजी का हेल्थ सेक्टर पे क्या एप्लीकेशन है, नैनो टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशन है, 1 2 3 पॉइंट्स। नैनो टेक्नोलॉजी का एनवायरमेंट पे क्या। मैंने आपको नक्सलिज्म पढ़ाया था, ठीक है। जिन जिन्होंने भी मेरी क्लासेस अटेंड किया नक्सलिज्म की, मैंने 2 लेक्चर्स में नक्सलिज्म का टॉपिक कंप्लीट कराया था। हर लेक्चर 1.5 घंटे का था, उसमें मैंने अच्छे से आपको चीजें एक्सप्लेन की। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप में से जितने भी बच्चों का एक रिक्वेस्ट आया था रिलेटेड टू कि मेंस ओरिएंटेशन का भी अगर एक वीडियो सर अगर मिल सकता है, कि आप में से काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, किसी प्राइवेट या अदर पार्ट टाइम जॉब्स में हैं, तो जिनको है कि मेंस आ चुका है, नॉट ओनली जिनका मेंस आया है गाइस, और भी जो बच्चे जो भी कॉलेज गोइंग हैं, जिनको है कि समवेयर दे जस्ट वांट टू नो अबाउट यूपीएससी मेंस क्या है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है। तो आज जो है आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि व्हाट्स अप्रोच, कैसे हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं, एंड व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे। अगर कोई बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, घर बैठ कर पढ़ना चाहते हैं, तो कौन सा एक तरीका अपनाया जाए जिसके थ्रू आप लोग इजीली मेंस की तैयारी कर सकते हैं। खासकर मैं उन बच्चों को स्पेसिफिक बात करूंगा जिन बच्चों के मैसेजेस अभी आए थे, जिनके मेंस आ चुके हैं, जो फर्स्ट टाइमर हैं, जिनका फर्स्ट टाइम मेंस आया है, और जो रेपिटेशन पे है, जिनके ऑलरेडी 2 या 3 मेंस हो चुके हैं। उन सब के लिए गाइस ये जो प्रोग्राम है ये आई थिंक बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप लोग प्लीज़ ये जो 1.5 घंटा या 2 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली ये सेशन होगा, आप इसको आराम से स्लो, बिल्कुल स्लोली आप इस चीज़ को समझिएगा कि क्या चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं, क्या पैटर्न है, क्या अप्रोच है। जेकेएस का जो पैटर्न है 2021 से पहले का अलग था, 2021 के बाद थोड़ा चेंज हुआ है, शिफ्ट हुआ है। उसमें तैयारी क्या करनी है, क्या यूपीएससी और जेकेएस में क्या डिफरेंसेस हैं, एंड वो भी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा आइडिया इसी पर्टिकुलर सेशन में पता लग जाएगा। आई होप ये उन सब बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगी, जिनके खासकर अभी जस्ट करंट मेंस आ चुके हैं। मेंस के टाइमिंग का अभी भी क्लैरिटी नहीं है, डेट एंड शेड्यूल का, आई मीन टू से अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि वो 3 मंथ के अंदर होगा, 2 मंथ के अंदर होगा, बट ये है कि रिजल्ट लेट हुआ है, डिले हुआ है। देर माइट बी चांसेस कि आपके मेंस जो हैं वो जल्दी देखने को मिल सकते हैं। आई कैनॉट कमिट हेयर कि वो मार्च में होगा, अप्रैल में होगा। थ्रू और एक्सपर्टीज हम लोग आप लोगों को एक मेंस ओरिएंटेशन प्रोवाइड करेंगे। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, और हमारे मैम जो है आपको कुछ पार्ट आपको बताएंगे, जो इसके बारे में मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करेंगे। मैं जैसे एक इंट्रोडक्शन पोर्शन में आप लोगों को थोड़ा एक चीज़ें बताऊंगा। बाकी बने रहिएगा गाइस इस वीडियो के साथ, एंड आई प्रॉमिस यू आप लोगों को इस वीडियोस के थ्रू गाइस एक प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी हाउ टू अप्रोच फॉर जेकेएस मेंस, वेदर आप 2025 का जो अभी मेंस आ रहा है, और जो आने वाले भी स्टूडेंट जो अपीयर होंगे उन सब के लिए। बाकी लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास गाइस, जितने भी हमारे बच्चे जो ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, तो आप में से किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। बाकी जिन बच्चों को अदर सोर्सेज के थ्रू ये वीडियो मिलेगा, आप में से कुछ बच्चों की अगर क्वेरीज होगी तो नीचे जो नंबर आप लोगों को दिख रहे होंगे, जो आप लोगों को मिलेंगे पैम्पलेट्स के थ्रू, या जो भी जहाँ पर भी ये वीडियो जाएगा, तो आप लोग कॉल करके टीम से बात कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगी। अगेन गाइज आई एम रिपीटिंग, सेल्फ स्टडी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए मेंस की, और खासकर जिनको लगता है कि अभी हम किसी इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं बन सकते हैं और आपको हमारी कोई टेस्ट सीरीज देखनी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं और सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी है। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जितने ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं और जितने ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए एक चीज़ कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। रीज़न बिंग, काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो जजमेंटल हो जाते हैं, कभी भी किसी चीज़ को पढ़ना हो, समझना हो कि चीज़ें कैसे करनी है, वो अपना दिमाग पहले ही बंद कर लेते हैं कि नहीं हम अपना देखेंगे, बिकॉज एज जेनजी क्राउड ज़्यादा है। एज फैक्टर का भी कहीं ना कहीं रखा गया है कि 32 बिलो वाले ही अब एग्ज़ाम दे सकते हैं। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं गाइस क्या है,
आप लोगों को क्या करना है बिफोर गोइंग फॉर द मेंस ओरिएंटेशन प्रोग्राम, एक छोटे कुछ पहलू हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। हम लोगों के अंदर गाइस अगर आप देखोगे एज ए इंसान के तौर पर अगर हम बात करें, हम ह्यूमंस के अंदर ये 3 प्रकार की पर्सनैलिटीज हैं, ड्रीमर, डूअर और इसके बीच में बैठा उन दोनों के क्रिटिक। ड्रीमर, क्रिटिक एंड द डूअर। अगर आप देखोगे तीनों में क्या चीज है गाइस, हम लोग कोई भी गाइस ड्रीम लेते हैं, कोई भी, वेदर यू वांट टू बिकम ए जेके ऑफिसर, यू वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर, यू वांट टू हैव योर ओन स्टार्टअप, आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज को पूरा करना है, कंप्लीट करना था, आपने एक टास्क के बारे में सोचा, बट कहीं ना कहीं जो है, जो भी आपने चीजें की गाइस, ए बी सी से लेके ए से लेके जी तक या जेड तक, आपने जितनी भी चीजें सोची है, आप उनको करना चाहते हैं, उनको पाना चाहते हैं। बट गाइस होता क्या है, हमारे ह्यूमंस के दिमाग में एक हमारा क्रिटिक भी होता है। आई एम नॉट सेइंग जो क्रिटिक है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऑफ कोर्स क्रिटिक दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, बट अगर आप देखोगे ज्यादा डोमिनेशन नेगेटिव क्रिटिक की बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण हमारा जो ख्वाब है, वी वांट टू बिकम केएस ऑफिसर, जेकेएस ऑफिसर, we want to become UPS, you want to qualify UPSC, we want to become an entrepreneur, we want to have our own startup, कुछ भी अगर बात करें गाइस, तो इसको ड्रीमर से हमें डूअर बनने में बहुत बार सोचना पड़ता है। नहीं होगा, मेरा एकेडमिक्स वैसा नहीं था, अरे मेरे जैसे बच्चों का थोड़ी ना होता है। आई वॉज नॉट गुड एट माई academics, आई वॉज नॉट गुड एट 10th क्लास, आई वॉज नॉट गुड एट 12th क्लास, मैं थोड़ी ना जेकेएस क्वालिफाई कर सकता हूँ गाइस। आज मेरे जितने भी भाई बंधु मेरी क्लास देख रहे हैं, आज मेरी ये जो 2 घंटे का जो सेशन होगा, इस सेशन में गाइज आप लोगों ने, आपके जो क्रिटिक हैं, जो आपको रोकते हैं कि नहीं हम नहीं बन पाएंगे, हमसे नहीं तैयारी हो पाएगी, हमारा एकेडमिक्स उतना अच्छा नहीं था, हर एक पर्टिकुलर पहलू की बात कर रहा हूं। तो गाइस हमारा जो ड्रीमर है, ये डूअर तो बनना चाहता है, बट उसका जो क्रिटिक है उसको रोकता है। आज गाइस बेसिकली मेरा ये बताने का मतलब ये है कि आप जो भी चीज पाना चाहते हैं, आप, हमारा आज जो सेशन है वो मेंस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का है, जेकेएस और यूपीएससी जो बच्चे अपीयर होना चाहते हैं या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, आप जो भी ड्रीम रखते हैं उसको डूअर में बनने के लिए गाइस आपका जो क्रिटिक आप रुकता है, आज आप इस 2 घंटे के सेशन में इस क्रिटिक को प्लीज, आपके जो गेट है, आपके जो गेट कीपर से बंद कर देते हैं, यार हमसे ना हो पाएगा, हम नहीं करेंगे, पता नहीं कोई 2 घंटे का लेक्चर देगा, टाइम वेस्ट ना हो जाएगा गाइस। आई प्रॉमिस यू गाइस, आज जो आप लोगों को क्लास मिलेगी, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट क्लास जो जेकेएस के मेंस के ओरिएंटेशन प्रोग्राम की रहेगी। और आप लोगों को जस्ट एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोगों का ये जो क्रिटिक है, आज आप इस क्रिटिक को थोड़ी देर के लिए, आप इस क्रिटिक को थोड़ी देर के लिए आज शट डाउन करोगे। आपने जस्ट जो क्लास में जो बताया जाएगा, जो मेरे द्वारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पोर्शन कवर किया जाएगा, जब मैम के द्वारा, आज हमारे मैम जो है वो आप लोगों को इस पूरे सेशन को कवर करेंगे, जो उनके द्वारा बताया जाएगा, यू जस्ट गो थ्रू दैट विदाउट लिसनिंग योर क्रिटिक, जस्ट फॉर द 2 hours। आफ्टर दैट क्लास आपने जो डिसीजन लेना होगा वो आप ले लेना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। प्लीज अब थोड़ी देर के लिए इस क्रिटिक को बंद कर दीजिए, इसके जो गेट कीपर्स इनको साइलेंट कर दीजिए, अपने दिमाग ओपन कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। अवेयरनेस की जब हम लोग बात करते हैं, एक पार्ट है गाइस, ये एक कहानी है जिसका जिक्र अगर आप देखो फॉरेन ऑथर्स करते हैं, फॉरेन मोटिवेशनल स्पीकर्स करते हैं, इंडिया में इसके बारे में इतनी बात नहीं होती है, तो मुझे लगता है इसकी भी एक चर्चा होनी चाहिए, खासकर जो बच्चे कुछ पाने के लिए सोचते हैं, वो एक बहुत बड़ा ड्रीम लेते हैं, तो उसके पीछे कहानी क्या है। कुछ लोग कहते हैं देयर इज 7 लेवल ऑफ अवेयरनेस। व्हाट इज दिस 7 लेवल ऑफ अवेयरनेस जिससे हम लोग बात करते हैं? एनिमल, मास, एस्पिरेशन, इंडिविजुअल, डिसिप्लिन, एक्सपीरियंस एंड मास्टरी। क्या है ये चीज? इसको समझने के लिए आपको एक कहानी, छोटी से एक छोटा सा पहलू लेता हूं, 2 मिनट में जस्ट इसको कवर करूंगा। कि एक भाई साहब थे जो जर्नलिज्म को नया नया समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, जर्नलिज्म में बहुत ज्यादा शौक था, तो पार्ट टाइम आईसीएस कॉलेज में भी थे आई थिंक, और पार्ट टाइम इसको जर्नलिज्म आईसीएस था वो अपना जो, जिसमें वो अपने ऑफ कोर्स अपनी ओरिएंटेशन रखना चाहते थे, अपना करियर जिसमें बनाना चाहते थे, तो पैरेलली उसको भी करने लगे। अब कहानी कहां पर आती गाइस कि एक बार उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो जिस कंपनी में काम करते थे जर्नलिज्म के तौर पर, उन्होंने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी कि उस टाइम पे, ये 1920s 30s ऑनवर्ड्स, कुछ रिचेस्ट लोग थे जो दुनिया के, उनको इंटरव्यू करने का उनको एक मौका दिया गया। तो वो जब वो एक इंटरव्यू पे जाते हैं किसी एक करोड़पति के, उस टाइम पे जो बिलियनियर्स होंगे जो,
तो वहां पर उस मिलीनियर से मिलते हैं, तो मिलीनियर उनके आगे एक शर्त रखते हैं। मिलियनर को वो एक बहुत यंग एनर्जेटिक जर्नलिस्ट लगा कि ये लड़का जो है इसमें शायद दमखम होगा, तो उसको बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें अगले 10 साल या 15 साल तुम्हें कुछ पैसा ना दूं, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? कहते क्या काम करना है? तो वो जो यंग जर्नलिस्ट था उसको एक करोड़पति कहता है कि अगर मैं तुम्हें एक एक टारगेट दूं, क्या तुम उसके लिए कुछ काम करोगे, मेरे लिए काम करोगे? लेकिन उसके लिए मैं 20 ईयर्स तुम्हें पे नहीं करूंगा, हाँ कुछ थोड़ा बहुत होगा, विल पे यू, बट नॉट दैट मच कि मैं तुम्हें कोई ज्यादा पे करूंगा। बट जो मेरा एक ख्वाब था कि दुनिया में जितने भी लोग करोड़पति बनते हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, मैं मेरे सारे उन लोग, वो जो करोड़पति था वो कहता है मेरे जितने भी बिलीनियर्स हैं मिलीनियर्स हैं मेरे उन सबके साथ लिंक्स हैं, मैं तुम्हें उन सबके पास भेजूंगा। तुम्हें क्या करना है, अपनी एक शीट, एक पूरी डायरी बनानी है, अपनी एक पूरी बुक लिखनी है जिसमें उन सबका जो कॉमनैलिटी है, देखो दुनिया में जिसने भी सक्सेस अचीव की होगी कुछ तो उनमें कॉमन चीजें होंगी, तो मैं उन कॉमन चीजों को लिखना है। तो गाइज उस पर्टिकुलर जर्नलिस्ट ने उस 20 साल के अपने कार्यकाल में कुछ चीजें देखी कि व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द सक्सेस, क्या कुछ जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके पीछे की स्टोरी क्या है, तो उनमें कुछ कॉमन फैक्टर्स देखने को मिले, एंड व्हाट वर दैट, दिस इज द 7 लेवल ऑफ अवेयरनेस। समझ लगी कि नहीं? क्या कहानी है, जस्ट 2 या 3 मिनट लूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले गाइस अवेयरनेस लेवल आता है एनिमल। व्हाट इज एनिमल? जानवर। एक बच्चे और जानवर में क्या फर्क होता है जल्दी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड ए चाइल्ड? बच्चे को जो हाथ में मिले खा जाता है, अवेयरनेस कितनी होती है उसको? 0 लेवल। तो एक बच्चा जो है, यस, नहीं हो रहा है, बच्चे तो काफी ज्यादा जिन्होंने ज्वाइन किया, अब उसको कैसे ज्वाइन करवाऊं? अब गाइस मैंने क्या बताया आप लोगों को, एनिमलिस्टिक अवेयरनेस या एनिमल अवेयरनेस का अगर हम लोग बात करें, अगर मैं सबसे पहलू की बात करूं इसमें, ये गाइस हम लोग ये उस फेज में होते हैं जब हम हर एक चीज पे क्या रखते हैं, रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। डू यू नो व्हाट यू मीन रिएक्ट? एक बच्चा जब कोई चीज उसको नहीं को देता, उसको हप करने के लिए सिखाते हैं हम लोग, चीजें करते हैं। आपने देखा होगा जिसको आप लोग टर्म यूज करते हो, फाइट एंड फ्लाइट, हैव यू हर्ड अबाउट इट? जा तो वो थोड़ा लड़ेगा, कुछ आपने जानवरों में देखा होगा, ये करेक्टरिस्टिक्स कुछ जानवरों में भी देखने को मिलते हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स कुछ जानवरों में भी देखने को मिलते हैं, एनिमल्स में। व्हाट आर दिस करेक्टरिस्टिक्स गाइस? वो दो चीजों को पक्का रिस्पॉन्ड करेंगे, नॉट रिस्पॉन्ड गाइस, मैं रिएक्ट बोलूंगा, रिस्पॉन्ड इज समथिंग एल्स, जो पावरफुल लोगों के पास होती है पर्टिकुलर जो फीचर है। लेकिन अगर आप देखोगे एनिमलिस्टिक बिहेवियर या एनिमलिस्टिक अवेयरनेस गाइस क्या होती है, इसमें आप लोग दो ही चीजें करते हो, इधर फाइट और फ्लाइट। फ्लाइट मतलब भाग जाना। जानवर को देखा होगा, जा तो फाइट करेगा, जा तो भाग जाएगा, सो दो ही उसके पास ऑप्शन होते हैं। ये सेम चीज बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। गैस दिस इज अ फर्स्ट आप लोग अवेयरनेस जो उसको आप लोग देखते हो एक बच्चे का माइंड में जो होती है एनिमलिस्टिक। और हम भी आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, चीजों पर रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं रेदर देन रिस्पॉन्ड। व्हाट इज दिस रिएक्ट? छोटी बात पर रिएक्ट करना, हर एक चीज पे रिएक्ट करने लग जाना। दिस इज समथिंग जो उन्होंने देखा, जो खासकर मैंने जिस जर्नलिस्ट का नाम लिया आप लोगों के सामने, ये उन्होंने कुछ अवेयरनेस के बताए थे कि जिसमें उन्होंने बताया कि जो एनिमलिस्टिक जो है, जब एक बच्चा होता है, एक छोटा होता है, 1 साल का या 1.5 साल का बच्चा है, उसमें एक एनिमलिस्टिक बिहेवियर होता है, जो कुछ लोग बड़े भी हो जाते हैं तभी उनमें ये चीज देखी जाती है। क्या चीज देखना? हर एक चीज पर रिएक्ट करना। सेकेंड चीज, एनिमलिस्टिक का प्रोसेस जब वो बच्चा बड़ा आता है तो वो आता है मासिस, वो एक मास का पार्ट बनता है। क्या मास का पार्ट बनता है? हम सब की कंडीशनिंग उसी प्रकार से होती है। जैसे आप लोग जैसे 1.5 या 2 साल के आपके माता पिता ने आपको आंगनवाड़ी भेजा होगा, सबको भेजते हैं। आप में से कुछ को नर्सरी में भेजा होगा, फर्स्ट आप यू नेवर क्वेश्चन अबाउट इट कि व्हाई यू आर सेंडिंग मी, आप मुझे कहीं और, अनाथ आश्रम तो नहीं मैं टर्म यूज करूंगा, आप हमें कहीं और भेज दो। व्हाट इज द रीजन कि एक पर्टिकुलर जो बच्चा है जिसकी कंडीशनिंग उस पर्टिकुलर पैराडाइम के अकॉर्डिंग होती है, वो ये मासिस। तो सेकंड लेवल ऑफ अवेयरनेस उन्होंने देखा मास। व्हाट इज दिस मास? देखो सर हम साइंस लेंगे, क्यों साइंस लेंगे सर? मेरा इंटरेस्ट तो ज्योग्राफी की तरफ था सर, आई वांट कि मैं आर्ट्स में एक आईएएस इजिली मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन सर घर वाले कहते हैं कि 11th 12th में आर्ट्स लेना इज लाइक इनफीरियोरिटी, लोगों को में समाज में लोग क्या बोलेंगे, ये अप्रिशिएट नहीं लोग करेंगे, तो यू टू टेक साइंस। इवन मेरा इंटरेस्ट साइंस में नहीं है, जस्ट वो मास जैसे बिलीव कर रही है, मुझे उस मास के अकॉर्डिंग चलना। दिस इज द सेकंड लेवल ऑफ अवेयरनेस जिसकी बात हम लोग करते हैं। यूएस पर्टिकुलर्स ने बोला कि जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं वो कैसे इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर वाले लेवल तक अटेन अपने आप को रखते हैं, कैसे रखते हैं? एनिमलिस्टिक से स्टार्ट होते हैं, मास में जाते हैं। इस मास के बाद गाइस आप लोग देखोगे इस मास में काफी ज्यादा लोग होंगे जो उसी भेड़ चाल की तरफ चल रहे हैं कि मुझे जो है सर देखो मैं जेकेएस आईएएस की तैयारी नहीं कर सकता, क्यों सर? इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू द मेरिट इज वेरी लेस। सो
सर आई डोंट वांट टू प्रिपेयर फॉर जेकेएसएसबी, मैं क्लरिकल तक ही रखूंगा। एक आर्मी के ऑफिसर रिटायर्ड है, आई थिंक चीफ थे वो, उन्होंने बोला कि आई फील वेरी अशेम्ड कि लोगों को रिस्क लेने की एबिलिटी हम आज भी हिंदुस्तानियों के मन में हम कभी भी भर नहीं पाए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या, हमारी कंडीशनिंग, द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट वी कम फ्रॉम, हमें रिस्क लेने में डर लगता है। एंड दिस इज द रीजन आज मोदी साहब ने जब एक स्टार्टअप कल्चर की बात की, इंडिया 3rd नंबर पे आ गया गाइस। विद इन द स्पैन ऑफ 2016 टू 10 सालों के अंदर इंडिया 3rd नंबर पे है स्टार्टअप कल्चर में। व्हाट इज द रीजन? अब वो पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिल रहा। क्या कारण था? जब लोग इस मास का पार्ट बनने लगे, उनके अंदर भी कहीं चीजें थी नहीं। एक मास का पार्ट का एक बच्चा लाइब्रेरी में जाता है अपने दोस्त के साथ कि चलो एक दिन जम्मू यूनिवर्सिटी चलते हैं, वहां पर देखते हैं कि किसी एक बच्चे का आईपीएस बन जाता है, आईपीएस में नंबर आ जाता है, आईएएस में नंबर आ जाता है, उसके अंदर कुछ एस्पिरेशन जगती है। सही है सर? नो, उसके अंदर एस्पिरेशन, एक मास का पार्ट था कि नहीं सर मुझे कुछ नहीं करना, लड़कियों में ग्रेजुएशन कर लो। खासकर मैंने अपने दूर दराज रीजनल एरियाज की बात करूं, तो लड़कियां जैसी ग्रेजुएट होती है तो व्हेन समवन आस्क्स देम कि व्हाट डू यू वांट टू डू, अभी तो कुछ नहीं, आगे उसके बाद मास्टर्स करूंगी, मास्टर्स के बाद पीएचडी करूंगी, तो उसके बाद क्या, शादी। बिकॉज आज भी लड़कियों की एजुकेशन को एज एन ऑर्नामेंट माना जाता है, शादी दूल्हा अच्छा मिल जाएगा समथिंग, मासिस का पार्ट। उसी मास में से किसी एक बच्चे के अंदर कोई वो एक इंटरनेट पे देख लेता है किसी बंदे का एक मोटिवेशनल स्पीकर या मे भी कोई आईपीएस आईएएस कुछ बनता है, वो उस बच्चे को कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक चीज चुभती है, यार मैं क्यों नहीं ये चीज बन सकता। तो कहीं ना कहीं मास से एक चीज आप लोगों को अलग क्या करती है, वो आपकी एस्पिरेशंस करती हैं। व्हाई यू वांट टू गेट इनटू आईएएस एंड जेकेएस? बिकॉज मास में आप लोग पहले मास का पार्ट थे, उस पैराडाइम का पार्ट थे। देखो पैराडाइम दो टाइप के होते हैं, पैराडाइम समझते हो? व्हाट इज दिस पैराडाइम? इंटरनल पैराडाइम और इन्वायरमेंट। गाइस अगर मैं देसी भाषा में, इन्वायरमेंट दैट इज द पैराडाइम, जो इन्वायरमेंट चल रहा है आप उसी बेड़ चाल में चले जा रहे हैं। दो प्रकार के पैराडाइम है गाइस, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल। व्हाट इज इंटरनल? मेरे जेनेटिक्स मेरे पिताजी पे है, मेरी माताजी पे है। अगर मेरे बाल ब्लैक हैं, अभी तो थोड़े थोड़े बीच में सफेद भी आने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं गाइस व्हाट आई मेंट टू से, दो प्रकार के पैराडाइम आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मेरी नेचर, एक तो मेरी कुछ चीजें जो शायद मेरी जेनेटिकली आ रही, दिस इज द इंटरनल पैराडाइम। एक एक्सटर्नल पैराडाइम जो मेरी कंडीशनिंग हुई है, जिस हिसाब से आप लोगों को डिसीजन लेने के लिए आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे हो आज भी, बिकॉज यू आर बीइंग पार्ट ऑफ, यू हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सच एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट इज अ पैराडाइम। तो दो पैराडाइम आप लोगों के डिसीजन लेते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वही आप लोगों को मास का पार्ट बनाते हैं। लेकिन इन दोनों पैराडाइम से आप लोग कैसे स्विच करते हो? आपके अंदर कोई एस्पिरेशन जगती है, किस चीज को देखते हुए? जब आप देखते हो कि राजा राम मोहन राय साहब ने बोला कि व्हाट इज दिस सती प्रथा, एक बंदे ने सब्जेक्टिव, आपने सुना हुआ सब्जेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, आपने कुछ कॉन्टेक्स्ट पढ़े होंगे सोशल इश्यूज में या बाकी में पढ़ते होंगे। किसी एक बंदे ने किसी को जागरूक कर दिया। हमारे 1972 में यूनाइटेड नेशन ने विमेन राइट्स के बारे में बात की, हिंदुस्तान चाइना ने 1995 में बात की, वही चाइना का रेवोल्यूशन विमेन्स राइट्स के रिलेटेड वो हिंदुस्तान में आता है। और हिंदुस्तान में अपने शाह बानो का केस देखा, समथिंग देखा, हर बंदे को अपने राइट्स के बारे में बोलने के, यार अगर उन्होंने किया तो हमने क्यों नहीं? इंडिया में रेवोल्यूशनरीज पढ़े आपने, नेशनलिज्म पढ़ा, जब छोटे से जापान ने पूरे रशिया को 1904-5 में ओवरटेक कर लिया, तो हिंदुस्तान में भी एस्पिरेशन जगने लगी, हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं हल्ला बोल कर सकते, हम क्यों नहीं वो रेवोल्यूशन ला सकते? से यस और नो? तो आप मास से एस्पिरेशन की तरफ कैसे जाते हो जल्दी, जब आप लोग किसी चीज को देखते हो यार उसने भी तो किया है। आप में से जितनी लड़कियां या जितने लड़के हमारे, जितने भी बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनमें आज जेकेएस बनने के ख्वाब आए, आईएएस बनने के, कहीं तो आपने देखा किसी को बनते हुए? वो एस्पिरेशन आप में जगी, वही एस्पिरेशन आपको इंडिविजुअलिटी की तरफ लेके चलती है। आई कंसीडर माई सेल्फ टू बी एन आईएएस, यस आई कंसीडर माई सेल्फ टू बी ए केएस। ये आप लोगों को इंडिविजुअलिटी, आप लोगों की मां से आपको अलग कर गई, समझ लगे कि नहीं? लेकिन फर्क कहां पर आ गया? फर्क आ जाता है गाइस, जब यहां पर हमारे लोग क्या करते हैं, जब वो यहां पर आ गए, यहां पर इसके बीच में आ गए कि वो इंडिविजुअल फैक्टर्स को कहीं ना कहीं वो अपने क्रिएट तो कर रहे हैं कि मुझे बनना है, इसके लिए मुझे मेहनत करनी है। देखो हमारे यहाँ पर मेरी सिस्टर 24 साल की थी, उसकी तो जल्दी शादी हो गई, तो मैं भी 25 की हो गई, तो ऐसा ना घर वाले शादी के लिए बोलने लग जाए 25 के, अरे व्हाट यू नीड टू डू, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी तुम्हारी एस्पिरेशन के बेस पे है। और आप क्या करते हो, इस एस्पिरेशन और मासिस के बीच में अटक कर बैठ जाते हो। आपने पहला अटेम्प्ट दिया, मे भी आपका नंबर नहीं आया, ये मास आपको पुल करेगा। हु इज द मास? मेरा चाचा, मेरी नानी, समथिंग, अरे बेटा तुम्हारी एज हो रही है, वो आपको फिर उस पैराडाइम में शिफ्ट क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं नीचे, अंडरस्टैंडिंग और नॉट? बट आपकी वो एस्पिरेशन आपको अभी भी क्या रख रही है, जिंदा रख रही है। नहीं सर एक अटेम्प्ट और, वो केबीसी हम देखते हैं कभी कभी, मैं पापा के साथ बैठ के, तो उसमें वो कह रहे हैं कि जब लगे ना कि दुनिया में सब रास्ते बंद हो गए तो एक ट्राई और। सुना आप लोगों ने कभी सुना होगा समथिंग, दैट वन ट्राई
आपकी एस्पिरेशन जो है उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मासिस अगर वो आपको पुल करने की कोशिश करनी चाहिए। व्हाट इज मासिस अगेन? जो सोसाइटी कह रही है कि देखो बेटा इसी एज में ये होता है, इसी एज में ये होता है, इस एज तक तो ये हो जाना चाहिए समथिंग। दिस इज द पैराडाइम वी कम फ्रॉम। आप इस पैराडाइम से बाहर तभी आ सकते हो जब आपकी कोई एस्पिरेशन आपके साथ है, और आपकी एस्पिरेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि अंदर वो इंडिविजुअलिस्टिक वो चीज आपके अंदर लाए, और वही इंडिविजुअलिस्टिक चीज आपके अंदर वो सक्सेस में तभी कन्वर्ट होगी जब आप उसको क्या करोगे, डिसिप्लिन में लाओगे। जब आप सबको क्लियर होगा कि सर आई वांटेड टू बी नाउ केएस नाउ, नो इफ नो बट। गाइस आशिकी एक टर्म यूज होती है, लड़कों को लगता है ये लड़के लड़की के लिए होती है, लड़की की लड़के के लिए, तो आशिकी अपने करियर के साथ होती है, अपने उस छोटे से बचपन के ख्वाब के साथ होती है जिसको तुम पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हो। किसी भी हद तक मतलब नहीं किसी का नुकसान कर देना। तो मुझे लगता है कि जब तुम्हें इंडिविजुअलिस्टिक तुम्हें पता लगे कि वेयर यू सी योर सेल्फ विद इन दैट 1 or 2 or 3 years, फिर उस ख्वाब को पाने के लिए आपको बस डिसिप्लिन होना है। समझ लगी कि नहीं? वो डिसिप्लिन की स्ट्रेटेजी वो आपको मैम बताएंगे कैसे पढ़ना है कैसे नहीं करना, और बाकी आगे वही डिसिप्लिन आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। आगे मैं उनके लिए रखता हूँ, खासकर ये जो बच्चे जो कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, जिनको अपना स्टार्टअप लेना है, तो उसके लिए करते हैं। सो दिस वाज ऑल पार्ट गाइस। आप लोग जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब बच्चों से कि कोशिश करिए गाइस, गेट योरसेल्फ इनटू दिस पर्टिकुलर डिसिप्लिन। और अगर आपके अंदर वो एस्पिरेशन है ही नहीं है, आप लोग 4 लोगों को प्रूफ करने के लिए अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो रेदर देन टू योरसेल्फ, देन आई बिलीव बी इन दिस पर्टिकुलर जोन। कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं, और अगर यहां से स्टेप लेकर यहां पर आए ही हो, आप प्लीज नीचे मत आओ। अगर लगे कि नहीं हो रहा, फिर भी एक ट्राई और, एंड देर इज समथिंग गाइस, लिटरली देर इज समथिंग। यहां नहीं तो यहां तो कुछ ना कुछ होगा, बट यू जस्ट नीड टू बिलीव योरसेल्फ। अगर ये आप लोगों को कहानी समझ ली गाइस, तो जल्दी जल्दी स्पीड में देखता हूँ। बाकी गाइस मेन टेस्ट सीरीज कर्तव्य में स्टार्ट हो चुकी है। 2 स्टूडेंट जिनको है कि वो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, बट उनको पैरेलली दे वांट कि उनको एक प्रॉपर और बेस्ट मेन टेस्ट सीरीज मिले। तो गाइस डू वॉच, और डू कहीं ना कहीं ऐप पे हमारी जो है टेस्ट सीरीज जो है अपलोड हो चुकी है। पहला टेस्ट वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो बच्चे देखना चाहते हैं दे कैन व्हाट वी कॉल दैट गिव द टेस्ट ऑन ऐप। बाकी गाइस जेकेएस का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, इसकी तो चलो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये उनके लिए खासकर जिनके बच्चों के इंटरव्यू आए पड़े हैं। बाकी दिस वाज ऑल अबाउट टुडे क्लास। नाउ द स्टेज इज टू शिवानी मैम। तो लो शिवानी मैम, तो इसको आप हैंडल करो। ओके, तो हेलो स्टूडेंट्स। तो ये आपका मेंस ओरिएंटेशन सेशन है, तो इसमें हम मेंस के रिलेटेड किस तरह से आपको टॉपिक्स को कंप्लीट करना है वो डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैंने कल ग्रुप में मैसेज भेजा था कि किस कंपोनेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, वो आपको बेसिक देख के आना है। तो अब मुझे आप बताओ, आप सब सिलेबस से कितना अवेयर हो? सिलेबस से अवेयर हो या हम शुरू से शुरू करें? ओके वेट, मेंस, ठीक है, इसमें आपके 8 पेपर होते हैं। अब इन 8 पेपर में एक आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, दैट इज इंग्लिश। इसमें आपको बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन आती है और ऐसे लिखना होता है, बेसिकली कुछ थोड़ी सी ग्रामर आती है, बट ये इजीली क्वालिफाई हो जाता है, तो इसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिन लोगों की इंग्लिश कुछ ज्यादा वीक है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये 300 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें 80 प्लस इज सेफ स्कोर। क्वालिफाइंग ही चाहिए, 80 70s 80s में इज सेफ स्कोर, बट पीपल अटेम्प्ट मोर सो दैट रिस्क ना ले कोई, ठीक है। अब इतना हो गया। अब नेक्स्ट आता है मेन पेपर्स। इसमें सबसे पहले आता है आपका एस्से पेपर। अब एस्से पेपर आता है आपका 250 मार्क्स का। एस्से पेपर में 2 एस्से आपको लिखने होते हैं, 125 मार्क्स ईच, ठीक है। इतना क्लियर है?
नाउ नेक्स्ट पेपर इज जीएस पेपर 1। अब मुझे बताओ इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। हिस्ट्री होती है, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और सोसाइटी। ठीक है, अब इसके मेन कंपोनेंट्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी। ये पेपर भी आपका होता है 250 मार्क्स का। ठीक है, अब हिस्ट्री में क्या क्या पूछते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। इन एडिशन टू दैट आर्ट एंड कल्चर, जिसका एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के साथ ओवरलैप है। ठीक है, अब ये हो गया इन एडिशन टू दैट J&K की हिस्ट्री। ठीक है, अब चीज ये है कि यूपीएससी में भी और केएस में भी जनरली वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के क्वेश्चंस कम आते हैं। मैं 2-3 साल वर्ल्ड हिस्ट्री लगातार पढ़ के गई, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो ऐसा भी केस होता है। तो जब आपने ये कंपोनेंट स्टडी करना है तो इनको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना। जब बाकी कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद कम बैक टू दिस कंपोनेंट। ठीक है, आगे और अप्रोच भी बताती हूँ। अब ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिस तरह से आपने क्लास में पढ़ी है वो तो पढ़नी है। इन एडिशन टू दैट J&K स्पेसिफिक ज्योग्राफी। बट अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी हुई है, अगर आपको पता है कि इंडियन ज्योग्राफी में J&K की क्या ज्योग्राफी है, तब आपको इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन आती है सोसाइटी। अब सोसाइटी का पेपर होता है अप्लाइड पेपर। अप्रोच क्या रखनी है बताऊंगी। इतना क्लियर हुआ। अब आपको बुकलेट्स प्रोवाइडेड की गई हैं सिलेबस की, उनको ओपन करो। हाँ, वहां पे पेपर 2 लिखा है जहां पे। अब इसकी फर्स्ट लाइन है, इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। इसको मार्क करो, दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर आर्ट एंड कल्चर सिलेबस। इसको इस तरह से मार्क करो, जो पूरी लाइन लिखी हुई है इसको मार्क करके लिखो, आर्ट एंड कल्चर। ये सब मैंने किया था सिलेबस ओपन, बट वेट। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे भी बता देती हूँ। ये देखो, आपका ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सिलेबस है, ये आपको ग्रुप में प्रोवाइडेड हो जाएगा। अगर नहीं है तो मैं फिर से पोस्ट कर देती हूँ, वेट। ओके, ग्रुप में सिलेबस डाला है सर ने, उसको ओपन करो एंड उसमें मार्क करो कि आपका सिलेबस में किस पार्ट का, कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट लिखा है इंडियन कल्चर, दैट कंप्राइजेस अ पार्ट ऑफ योर आर्ट एंड कल्चर। इसके साथ साथ मैंने भी पिछली स्लाइड में बोला कि आर्ट एंड कल्चर आपका ओवरलैप करता है एंशिएंट प्लस मेडिवल हिस्ट्री से भी। तो ये वो हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट इज मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री एंड द फ्रीडम स्ट्रगल। ये दोनों पॉइंट्स करते हैं कंप्राइज ऑफ योर मॉडर्न हिस्ट्री। देन next point is post independence consolidation and reorganization within the country. This comprises a part of your post independence history. ठीक है, next is history of the world, will include events from 18th century such as industrial revolution, world war etc. ये पॉइंट है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर दूं। अब नेक्स्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके। Now next part is salient features of Indian society, diversity of India 1, then
रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया ऑन इंडियन सोसाइटी, थर्ड पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, फोर्थ पॉइंट। ये पूरा आपका कंप्राइज करता है सोसाइटी का पार्ट। एंड मैंने बोला सोसाइटी में अप्लाइड पेपर आता है। अप्लाइड पेपर कैसे आता है, क्या अप्रोच रखती है, उसको आगे एक्सप्लेन करती हूँ, बट इसका अप्लाइड पेपर आता है। हार्डली कोई आपको पूछेगा कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, नहीं। ग्लोबलाइजेशन का आज के टाइम पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या इंपैक्ट हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बट कैसे अप्रोच रखनी है वो हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज salient features of world physical geography. First, distribution of key natural resources across the world, factors responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industries in various parts of the world. Second, third point, important geophysical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclone. Geographical features, their location, changes in critical geographical features and okay, ये 3 पॉइंट्स, ये है आपका पार्ट ज्योग्राफी का। समझ आया? ओके अब इसको मैं चेंज कर रही हूं, 2 मिनट। ठीक है, इतना हो गया। नाउ नेक्स्ट पेपर इज जीएस पेपर 2। ये भी 250 मार्क्स का होता है और इसके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल जस्टिस। नहीं, वो अगला है। ठीक है, ये पार्ट्स हैं इसके। अब हम इन पार्ट्स को सिलेबस पे मार्क करेंगे। सो ठीक है, सबसे पहले ये देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स। सेकेंड पॉइंट, फेडरल स्ट्रक्चर, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड हो गया separation of power, then dispute redressal mechanisms and institutions, third part। fourth part, comparison of Indian constitutional scheme with that of other countries, fourth। fifth is parliament and state legislatures, next is sixth, structure, organization, functioning of executive and the judiciary, question comma, ministries and departments of the government, next is pressure group, formal and informal associations and their role in polity, 6.। seventh, salient features of representation of people's act। ठीक है, ये हो गया। देन स्टेचुटरी, ये 8 पॉइंट, वेट नहीं, 8 पॉइंट इज अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। 9th पॉइंट इज स्टेचुटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज। ठीक है, इतना आप करो पॉलिटी में। ठीक है, GS2 में फेवरेट पार्ट्स हैं कुछ केएस के, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। उसमें से एक तो है पॉलिटी और दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस तो केएस का फेवरेट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर 4 कंपोनेंट्स हैं GS2 में तो IR में से बहुत से क्वेश्चंस दिखेंगे।
इन एडिशन टू दैट पॉलिटी में से तो मिलेंगे ही बिकॉज इट इज अ मेजर कंपोनेंट, बट आईआर भी फेवरेट है। इतना हो गया। नेक्स्ट, government policies and interventions. First, developmental processes and role of NGOs, self-help groups, various groups and associations, donors, charities, institution and other stakeholders. Second point, welfare schemes for vulnerable sections of population by center, state. ठीक है, ये vulnerable section वाला point. Wait, ये दो पॉइंट्स इसको रखो गवर्नेंस में, ठीक है, इसको मैं चेंज कर दूं अब। इन एडिशन टू दैट आपका ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, इनको भी रखो गवर्नेंस में। हो गया। अब आपका जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा थर्ड एंड फोर्थ वाला कंपोनेंट, इसका ओवरलैप आपका एथिक्स के साथ भी है। इट हैज ओवरलैप विद एथिक्स। तो चीज क्या है कि एक जगह अगर अच्छे से पढ़ा होगा, या गवर्नेंस वाली साइड पे या एथिक्स वाली साइड पे, तो दूसरी साइड भी कवर होगा। ठीक है, ओके, इतना कर दूं चेंज। अब इसके ऊपर वाले पार्ट्स हैं, यहां से देखो, ये पहला है वल्नरेबल सेक्शंस वाला पॉइंट। फर्स्ट, वल्नरेबल सेक्शंस में क्या क्या कौन कौन आएगा? वुमेन और एल्डर पीपल और फिजिकली हैंडीकैप्ड। हाँ, चिल्ड्रन और SC, ST, OBC, ट्रांसजेंडर्स। ठीक है, बट मेन कौन कौन से हैं? वुमेन और चिल्ड्रन। अब मेन क्यों बोल रही हूं वो बताती हूं। अच्छा, फर्स्ट हो गया ये। सेकंड इज इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज। सोशल सेक्टर कौन कौन सी सर्विसेज है? हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। सेकंड पॉइंट। नाउ इसके नीचे वाला पॉइंट, इसको मैं रिमूव कर रही हूं क्योंकि मुझे करना पड़ेगा, आपको लिखना है तो लिख लो। ओके, अब यहां पे ये हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये पीछे वाला ही रिपीट हो रहा है, बट इधर एडिशन है पॉवर्टी एंड हंगर। ये तीन पॉइंट्स जो आपने मार्क किए हैं, दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर सोशल जस्टिस कंपोनेंट। अब देखो, सोशल जस्टिस से हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन आए GS पेपर 2 में या ना आए, बट इसको यूज कैसे करना है? हमने GS 1 में सोसाइटी देखी, GS पेपर 2 में हमने सोशल जस्टिस देखी। अब सोशल जस्टिस के मेन मेन कंपोनेंट्स क्या देखे? वुमेन, चिल्ड्रन, SC, ST, OBC। वुमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन। अब आपका ऐसे हो, एथिक्स हो या इंटरव्यू हो, ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि आप इनको स्किप करके जा ही नहीं सकते। ठीक है, सो GS 2 में डायरेक्टली क्वेश्चन आए या ना आए, ये टॉपिक्स हर जगह यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, एथिक्स, इवन योर इंटरव्यू। ठीक है,
हो गया। अब इसको मैं चेंज कर रही हूँ, कर दूं ना? ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इंडिया and its neighborhood के relations. First, bilateral, regional, global groupings. Second, and agreements. Effects of policies and politics of developed and developing countries on India's interest. Third, and India's diaspora. Important international institutions, agencies, fora and their structure and mandate. Fourth, ये 4 चीजें हैं आपका पार्ट इंटरनेशनल रिलेशंस का। समझ आया? अब जैसे कि सेकंड ये थर्ड पॉइंट में है कि डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज में क्या चल रहा है। डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज में कोई भी चीज होती है वो एग्जैक्टली नहीं पूछेंगे कि यूएस में क्या हुआ या यूएस में ट्रंप ने क्या पॉलिसी में चेंज लाया, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, यूएस की पॉलिसी चेंज करने की वजह से इंडिया पे क्या फर्क पड़ रहा है, इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या अच्छा फर्क पड़ रहा है, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है, क्या नेगेटिव इंपैक्ट है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है कि पॉलिसीज का इंपैक्ट ऑन इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा क्या होता है? हाँ, जो इंडिया के लोग दूसरी कंट्री में रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, उसको इंडियन डायस्पोरा बोलेंगे। ठीक है, इतना हो गया जीएस पेपर 2। आ गया समझ? इसको चेंज कर दूं? ओके, नाउ नेक्स्ट पेपर इज जीएस पेपर 3। ये भी आपका 250 मार्क्स का आएगा। अब इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं मुझे ये बताओ। कोर कंपोनेंट इकोनॉमी, इकोनॉमी, हाँ फिर अब बोलो। साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, इतना हो गया। अब एक चीज मैं जीएस पेपर 2 के बारे में बोलना भूल गई थी कि कोई जे एंड के स्पेसिफिक पॉलिसी आई होती है, सपोज जे एंड के की टूरिज्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई कुछ, ठीक है, या जे एंड के की एक्सपोर्ट बढ़ाने की पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप इंटीग्रेट कर लोगे, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। ठीक है, बट जे एंड के स्पेसिफिक चीजों का ध्यान रखना, बोलने का मतलब ये था। नाउ जीएस 3 पे आते हैं। अब यहाँ पे भी एक तो ये करंट अफेयर्स बेसिस, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, प्लस जे एंड के रिलेटेड पोर्शन का ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, अब अपना सिलेबस ओपन करो। ठीक है, पहले सिलेबस मार्क करवाती हूँ। ये देखो, ये सिलेबस नहीं है, ये कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो आपका सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट पार्ट। सेकंड, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, थर्ड पार्ट, गवर्नमेंट बजटिंग। ये 3 हो गए। अब इसके नीचे वाला पार्ट है, इसको मैं अलग से नंबरिंग कर रही हूं। ठीक है, ए पार्ट, मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स, different type of irrigation and irrigation systems, storage, transport, marketing of agricultural produce and issues related to it, e-technology in the aid of farmers, first part, A part. Next is issues related to direct and indirect farm subsidies, minimum support price, public distribution system,
ये वाला पार्ट हो गया बी पार्ट। सी पार्ट इज फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, ठीक है। एंड डी पार्ट हो गया लैंड रिफॉर्म्स। अब ये जो ए बी सी डी पार्ट है ना, यही आपकी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर कंपोनेंट है। ये इकोनॉमी का ही सिलेबस चल रहा है, बट इसके अंदर ये एग्रीकल्चर का पार्ट है जिसको मैंने ए बी सी डी मार्क किया है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी हो या केएस हो, ठीक है। ओके, अब 1 2 3 एग्रीकल्चर कंपोनेंट को हम 4 नंबर देंगे। इसको चेंज कर दूं, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, फिफ्थ क्या हुआ, कुछ डाउट है किसी को? ओके, नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्स्थ पार्ट, एंड नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, 7। 1 to 7 जो मैंने नंबरिंग की है, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर इकोनॉमी सिलेबस। GS3 का कोर कंपोनेंट इज इकोनॉमी, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। कोर भी है, सबसे बड़ा कंपोनेंट है इकोनॉमी आपका, ठीक है। उसके बाद आता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको नंबरिंग करो। फर्स्ट पार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं एंड उनकी एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट इज अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, फर्स्ट पार्ट। सेकंड इज, वेट, ये रिपीट हुआ है, इसको कट कर दो, चेंज कर दो इसको। आप में से कुछ बच्चे गाइस जो आईएएस एंड केएस की तैयारी करना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में कोई एक बेटर इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं कि जो आप लोगों को प्रॉपर कोर्स पैटर्न सिलेबस को किस तरीके से जो है हमें पिक करना चाहिए इन ऑर्डर टू कवर द फुल सिलेबस, तो मुझे लगता है कर्तव्य आईएएस एकेडमी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, और चाहे आप जो है सिर्फ जो तैयारी कर रहे हैं घर बैठ के, गाइस आप सबको जो है कर्तव्य आईएएस एकेडमी जो है आप सबके लिए ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, इवन जॉइनिंग द ऑनलाइन कोर्सेज इन कर्तव्य, you will be offered the offline test series both prelims and means within that fee जो आप लोग इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करोगे अपने कोर्सेज के लिए। yes guys, before joining any institution guys, do watch the 7 days free trial classes because that can help you to understand the quality the institution is providing। एंड मत किसी उसमें चलिएगा कि someone is a brand or someone is not a brand, no guys, believe in the quality। एंड वो 6 या 7 दिन के ट्रायल क्लासेस में यू कैन ऑब्जर्व दैट। थैंक यू। Next is second, awareness in the fields of IT, space, computer, robotics, nanotechnology, biotechnology, and issues related to intellectual property rights. Second part. अब first और second parts comprises a part of your science and technology syllabus. ठीक है. Next is conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. This part comprises of your environment का syllabus. ठीक है. अब इसको थोड़ी देर स्किप करो, वो मैं बताती हूं क्यों। उसके नीचे देखो, linkages between development and spread of extremism. First part, role of external state and non-state actors in creating challenges to internal security. Second part, challenges to internal security through communication network, role of media and social networking sites, challenges, basics of cyber security, money laundering and its prevention. Third point, fourth is security challenges and their management in border areas. Linkages of organized crime with terrorism. Next is various security forces, agencies and their mandate. Fourth and fifth point. ये सारा हमने इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास में कंप्लीट किया है, एंड दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर इंटरनल सिक्योरिटी कंपोनेंट।
हो गया इतना। अब एक कंपोनेंट रह गया आपका डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको मार्क कर लो। डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया इतना। जब इतना हो जाए तो मुझे बताना, फिर मैं अगली चीज बताती हूँ। इतना हो गया। नाउ नेक्स्ट, रिमूव कर रही हूं मैं इसको। यहां पे डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, पहली चीज ये। अब ज्योग्राफी का सिलेबस खोलो, GS1 वाला। ज्योग्राफी के सिलेबस में लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स, ये वाला पार्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पार्ट में ओवरलैप है। ठीक है, तो ये जब पढ़ने लगोगे तो इनको इकट्ठे पढ़ना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर GS पेपर 4। अब GS पेपर 4 भी आपका 250 मार्क्स का है। अब इसमें क्या क्या आता है, थ्योरी आती है और केस स्टडीज आती हैं। थ्योरी आती है आपको 130 मार्क्स की, दैट इज 13 क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के। 13 क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के। 10 मार्क्स मतलब 150 वर्ड्स में लिखना होता है। एंड केस स्टडीज आती हैं आपको 120 मार्क्स की। 120 मार्क्स मतलब 6 केस स्टडीज इंटू 20 मार्क्स। अब 20 मार्क्स में आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। तो ये है आपका बेसिक फ्रेमवर्क GS पेपर 4 का। ओके, अब इसका सिलेबस देखो। फर्स्ट टॉपिक एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस 1। सेकंड इज ह्यूमन वैल्यूज 2। थर्ड इज एटीट्यूड, थर्ड। फोर्थ इज एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, फोर्थ। फिफ्थ इज इमोशनल इंटेलिजेंस and sixth is contribution of moral thinkers philosophers from India and the world। 6, ये 6 points form a part of your core ethics। ठीक है, core ethics के concepts या थ्योरी। इतना हो गया। अब जितनी आपने थ्योरी पढ़ी है उसको अप्लाई करोगे, तो इसके बाद वाला जो पोर्शन है इसको मैं चेंज कर दूं। इसके बाद वाला जो पोर्शन है पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पहला ये। एंड सेकंड इज प्रोबिटी इन गवर्नेंस, चार्टर, वर्क कल्चर, ये 3 पॉइंट्स। प्रोबिटी ये हो गया सेकंड, इससे पहले वाला एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड थर्ड इज चार्टर, वर्क कल्चर। ये 3 पॉइंट्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर अप्लाइड एथिक्स, पर ये अभी भी थ्योरी है। अब ये सारी थ्योरी पढ़ के, कॉन्सेप्ट्स पढ़ के और ये अप्लाइड एथिक्स की थ्योरी पढ़ के आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर थर्ड केस स्टडीज वाला पार्ट। ठीक है, तो ये है आपके GS पेपर 1, 2, 3, 4 विद ऐसे पेपर। अब बचा क्या आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल का यही देख लो, ऑप्शन आप अपनी मर्जी से डिसाइड करते हो। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। वो पेपर भी
250 मार्क्स के होते हैं। तो बेसिकली आपने अभी तक देखा कि मेंस के लिए आपको 8 पेपर देने हैं, हर पेपर 250 मार्क्स का है। ठीक है, इतना क्लियर है अभी तक। एक और चीज देख लो, इसको मैं क्लियर कर दूं। अब आप जो भी पढ़ रहे हो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में सबकी हेल्प आपको मिलेगी ऐसे पेपर में। ऐसे पेपर के लिए आपको अलग से कंटेंट नहीं बनाना है, आपने जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ना है सो दैट आप उसको यूज कर सको आपके एस्से में। इसमें एक पार्ट है आपके एथिक्स के सिलेबस में, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये पढ़ते हुए आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाता है डायरेक्ट थिंकर्स पढ़ के उनको एस्से में कोट करने का। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से पढ़ना। ओके, ठीक है। तो अभी हमने पहले डिस्कस किया कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं आपके सिलेबस के एंड क्या क्या टॉपिक्स हैं, आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। दैट मीन्स आपको इन सब टॉपिक्स के बारे में नॉलेज गेन करनी है। ठीक है, मतलब जो लोग 4-5 साल से पढ़ रहे हैं वो इन सब टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट उसके बाद भी, इतना सब पढ़ने के बाद भी सबका पेपर क्लियर क्यों नहीं होता है? मतलब सिर्फ नॉलेज एक्वायर कर लेने से आपका पेपर क्लियर हो ऐसा श्योरिटी नहीं है। तो क्यों ऐसा होता है कि इतना पढ़ने के बाद भी मेंस नहीं निकलते लोगों के? व्हाट डू यू थिंक? ओके, मेंस नहीं क्लियर, मेंस क्लियर ना होने की क्या वजह है? एक तो पहली, क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस नहीं करते हो, और ओके प्रैक्टिस कम होती है, और क्या, कंटेंट नहीं अच्छा होता है। गुड, रोट मेमोरी मतलब समझाओ मुझे। ओके, रोट मेमोरी। और सचिन बोल रहा था कुछ, हैंड राइटिंग मैटर करती है पर इतनी मैटर नहीं करती है। हाँ, हैंड राइटिंग से एक प्लस पॉइंट मिलता है, पर कितने ही अच्छे नंबर ले लोगे अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो राइटिंग कितना ही साथ देगी। ठीक है, इतना हो गया। एक्सप्रेशन, ठीक है, अब एक्सप्रेशन हो गया, आपका यूज ऑफ वर्ड हो गया, कितने अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हो, क्योंकि लिखने तो लिमिटेड वर्ड्स है ना, 150 वर्ड्स एंड 250 वर्ड्स में आपको डिमांड एड्रेस करनी है, तो कम से कम वर्ड्स यूज करके आप कैसे क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर सकते हो? ये यूज ऑफ वर्ड्स और एक्सप्रेशन ये आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, अब एक और चीज आपको मैंने बताया, जीएस पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। जीएस पेपर 4 का फॉर्मेट अलग है क्योंकि इसमें केस स्टडीज आती हैं। जीएस पेपर 4 भी लेंथी पेपर होता है, ऑन टाइम कंप्लीट नहीं होता है, बट इसकी अप्रोच थोड़ी अलग रहेगी, इसकी प्रैक्टिस डिफरेंट रहेगी। ये पेपर लेंथी होता है, ऑन टाइम कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। बट जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 की सेम अप्रोच रहेगी। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 क्वेश्चंस, इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 10 और 10, 10 क्वेश्चंस आते हैं आपके 10 मार्क्स के, दैट इज 150 वर्ड्स में लिखना है, एंड 10 क्वेश्चंस आते हैं आपके 15 मार्क्स के, दैट मीन्स 250 वर्ड्स में लिखने हैं। अब ये सब करना कितने में है? 3 घंटे में आपको ये सब कंप्लीट करना है। तो पर आंसर आपके पास हार्डली 10 मार्कर के लिए 6 से 9 मिनट होते हैं, और 15 मार्कर के लिए 10 से 12। अब 12 मिनट और 9 मिनट भी मैं ज्यादा बोल रही हूं, 6 मिनट और 10 मिनट लगा के चलो, एक आंसर आपको इतने कम टाइम पीरियड में लिखना है। इतना एग्जाम प्रेशर होता है, ठीक है, इतना कंटेंट होता है, दिमाग में याद ही नहीं आ रहा होता, इतना क्लटर बन गया होता है। ठीक है, तो इस वजह से जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती कि किस तरह से 10 मार्कर को 6 मिनट में कंप्लीट करना है या फिर 15 मार्कर को 10 मिनट में कंप्लीट करना है, इस वजह से उनके पेपर क्लियर नहीं हो रहे। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड ही एड्रेस नहीं हो सकती। डिमांड तो छोड़ो, क्वेश्चन ही छूट जाते हैं, एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन छूट रहे हैं।
अब अगर सपोज आपके 20 क्वेश्चंस में से आप 17 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहे हो, 3 क्वेश्चन सीधे सीधे छोड़ रहे हो, सीधे सीधे आपका लिस्ट में आने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस चाहिए, बहुत पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या अप्रोच रखनी है बताऊंगी, बट उसके बाद जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी पेपर कंप्लीट करने की, तब तक पेपर क्लियर नहीं होगा। ठीक है। एक और चीज, 3 इडियट्स देखिए। अब 3 इडियट्स में 2 कैरेक्टर्स हैं, एक होता है रैंचो, एक होता है चतुर। अब मैं बोलूं आपको कि केएस में स्पेसिफिकली जीएस पेपर, केएस में जीएस पेपर 1 2 3 एंड 4 में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके चले जाओ, आपके बहुत से क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ठीक है, आप क्या करोगे, घर जाके प्रीवियस ईयर की बुक लाओगे, यूपीएससी की क्वेश्चंस लर्न करोगे और पेपर देने बैठ जाओगे, आपको लगेगा आपको शॉर्टकट मिल गया है और मेरा पेपर निकल जाएगा। पहली चीज, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके काम वो चतुर वाले होंगे। ठीक है, रट्टा मारा होगा, समझ नहीं होगी, क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया तो पहले ही आएगा नहीं। इन एडिशन टू दैट बहुत से क्वेश्चंस ओवरलैप करते हैं यूपीएससी के, बट उसको उसको समझ आनी चाहिए। एंड सेकेंडली मैंने बोला पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता है, पूरा पेपर प्रीवियस ईयर से नहीं निकलेगा, कुछ क्वेश्चंस ओवरलैप मिलेंगे, एज इट इज मिलेंगे। ठीक है, बट पूरा पेपर नहीं मिलेगा। सो योर अंडरस्टैंडिंग मैटर्स। ठीक है, हमने अभी पढ़ा जीएस पेपर 1 2 3 में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े, उसमें मैंने बोला हर कंपोनेंट का कुछ जो सब्जेक्ट है वो केएस वालों का, यूपीएससी वालों का फेवरेट है, मतलब वहां से ज्यादा पूछा जाता है। कुछ कंपोनेंट है वहां से हो सकता है इतने सवाल नहीं पूछे जाते हो, तो आपको पेपर वाइज कंपोनेंट्स को प्रायोरिटाइज करना है, जो कंपोनेंट ज्यादा पूछा जा रहा है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसकी प्रिपरेशन पहले करनी है। नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइजिंग कंपोनेंट्स। नेक्स्ट इज देयर इज अ मिथ कि जो टॉपर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट लिखते हैं या वो पता नहीं अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, नहीं, आपको कम से कम एफर्ट में मैक्सिमम बेनिफिट लाना है। ठीक है, उसके लिए डायरेक्शन चाहिए, उसके लिए आपको 50 बुक्स नहीं चाहिए। आपका एक अटेम्प्ट में 50 बुक्स पढ़ के नहीं हुआ, अगले अटेम्प्ट आप सोचो मैं 150 पढ़ के जाऊंगा मेरा हो जाएगा, नहीं, अप्रोच चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, ज्यादा नहीं पढ़ना है। टॉपर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लिखते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड वे में लिखते हैं, वो पढ़ने के बाद रिवाइज भी करते हैं, रिवाइज करने के बाद आंसर राइटिंग भी करते हैं, आंसर राइटिंग के बाद आंसर्स को एनालाइज भी करते हैं, या फिर अगर कोई टेस्ट सीरीज लगाई है तो टेस्ट सीरीज में जो उनको फीडबैक मिल रहा है उस फीडबैक को इंप्लीमेंट भी करते हैं कि जो गलती अभी हुई है वो नेक्स्ट बारी नहीं होगी। ठीक है, इतना हो गया। नाउ नेक्स्ट, इसको कॉपी करना तो कर लो। ओके अब आपकी प्रेपरेशन में आपके पास 3 चीजें हैं, पहला है सिलेबस, नेक्स्ट है करंट अफेयर्स और थर्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यूपीएससी के भी हो सकते हैं, केएस के भी हो सकते हैं। ठीक है, अब सिलेबस आपको बताएगा कि आपसे पूछा क्या क्या जाएगा, कंटेंट क्या है आपके सिलेबस का, टॉपिक्स क्या हैं, ये आपके सिलेबस से पता चलेगा। करंट अफेयर क्या बताएगा, इन टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि केएस वालों का इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक बहुत फेवरेट है। हमारा एग्जाम कंडक्ट हुआ लास्ट टाइम जुलाई में, जुलाई से 4-5 महीने पहले
इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस के बारे में न्यूज चल रही थी, ये टॉपिक करंट अफेयर्स में था, हमें एज इट इज क्वेश्चन आ गया मेंस में कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस के बारे में लिखो। तो करंट अफेयर्स आपको बताते हैं कि इन टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बताते हैं कि इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस पूछे किस तरह से जा रहे हैं, वे in which the questions are getting asked। तो ये 3 लाइफलाइंस हैं आपकी, जब कुछ पढ़ना है सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स सामने रखो, ठीक है। करंट अफेयर्स का क्या फायदा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सामने दिख जाते हैं। इस वजह से मैंने बोला जीएस पेपर 2 जैसे पॉलिटी जैसे कंपोनेंट एंड जीएस पेपर 3 इकोनॉमी जैसे कंपोनेंट, करंट अफेयर्स की वजह से ये दोनों पेपर प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं, क्योंकि जो न्यूज में होगा उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर करंट अफेयर्स ठीक से करे होंगे, पता होगा चीजें एनालाइज किस तरह से करनी है, तो GS2 GS3 प्रेडिक्टेबल बन जाता है। इन एडिशन टू दैट GS पेपर 1 एंड GS पेपर 4 प्रीवियस ईयर पेपर से काफी ज्यादा हेल्प मिलती है यूपीएससी के, एज इट इज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेशली GS1 में, प्रोवाइडेड कंपोनेंट की अंडरस्टैंडिंग हो। अब जिसने सपोज प्लेट टेक्टोनिक्स, जिसको कुछ पता ही नहीं है, प्लेट टेक्टोनिक्स का क्वेश्चन वो लर्न करके चला गया, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया तो वो नहीं आंसर कर पाएगा। दैट्स व्हाई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी इंपॉर्टेंट है इस चीज में। हो गया इतना। अब एक और चीज, मेंस का स्कोर। पेपर होते हैं 250 मार्क्स के इंटू 8, 8 पेपर, हर पेपर 250 मार्क्स का। 250 में से 250 किसी के नहीं मिलते, 250 में से 200 भी नहीं आते, 250 में से 150 मिल जाए उसको हाईएस्ट स्कोर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। 100 अबव इज अ गुड स्कोर, 100 से 120 130 मिलना इट्स अ डिसेंट स्कोर। अब ये मार्किंग पे भी डिपेंड करता है, बट आपका जो स्कोरिंग कंपोनेंट है दैट इज एस्से पेपर, एथिक्स पेपर, ऑप्शनल पेपर 1 एंड 2, बाकी जीएस पेपर्स के स्कोर दे कैन वेरी, बट इसमें आप एज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एथिक्स का सिलेबस, जैसे कुछ कोई मुझे बोल रहा था कुछ दिन पहले कि GS1 2 3 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट एथिक्स छोटा कंपोनेंट है। छोटा कंपोनेंट तो है बट पेपर लेंथ ही आता है। एट द सेम टाइम प्रैक्टिस चाहिए, कंटेंट होना चाहिए उस हिसाब से, एग्जांपल्स होनी चाहिए उस हिसाब से, सो दैट आपको अच्छे नंबर मिले एथिक्स में। अब एस्से के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं होती, आपको पता होना चाहिए एस्से का फ्रेमवर्क किस तरह से ड्रॉ करते हैं। इस मतलब मैंने बोला GS1 2 3 में जो भी पढ़ा होगा वो आगे एस्से में हेल्प करेगा, तो एस्से के लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, बस जो पढ़ा होगा उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मेरे लास्ट टाइम एस्से में 150 मार्क्स थे 250 में से, विच इज अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है पूरे। और 100 अबव इज अ डिसेंट स्कोर, 100 टू 120 या कभी कभी 130 जाता है जीएस पेपर का स्कोर, ठीक है। 150 इज अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है। बाकी ऑप्शनल में आपका है, ऑप्शनल में भी यही रेंज रहती है। अगर ज्यादा अच्छा हो जाए किसी का तो 150 150 प्लस वो देन ऑप्शनल की मार्किंग पे भी डिपेंड करता है। इतना हो गया। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपोनेंट वाइज डिस्कशन। आपका पहला कंपोनेंट है ऐसे पेपर। ऐसे पेपर 250 मार्क्स का, 2 ऐसे लिखने हैं 125 एंड 125 मार्क्स के, 1000 टू 1200 वर्ड्स में।
अब ऐसे दो तरह के पूछे जाते हैं, एक तो हो गए टॉपिक बेस्ड एसे। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी में, GS3 में आपने इकोनॉमी पढ़ी है, तो इकोनॉमी बेस्ड एसे आ गया, तो उसको आप लिख सकते हो। दूसरा होता है, एक होता है टॉपिक बेस्ड एसे, दूसरा होता है फिलोसफिकल एसे। पढ़ना अलग से आपने कुछ नहीं है, जो सब पढ़ा है जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऑप्शनल में, उसी को अरेंज करना आना चाहिए एसे में। आपका एसे राइटिंग का सेशन अलग से होगा, ठीक है। अभी इतना छोड़ो, अब वेट। आपके लास्ट टाइम जैसे ऐसे आए हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स बट कैन इट अंडरस्टैंड अवर वैल्यूज, ठीक है। तो एक तो ये पेपर, ये GS3 से निकल रहा है, एंड वैल्यूज मतलब एथिक्स वाला पार्ट भी आ रहा है, GS4 भी आ रहा है। एक आया हुआ ऐसे मेंटल हेल्थ एज पब्लिक गुड, ये हेल्थ से आ रहा है, ठीक है। इन एडिशन टू दैट किस तरह से रिलेट करना है पेपर्स को, वो मैं सिखाऊंगी, उसके लिए अलग सेशन होगा। अभी तक इतना क्लियर है? ओके। चेंज कर दूं? GS पेपर 1, अब इसके कंपोनेंट्स हैं एंशियंट प्लस मेडिवल, ओवरलैप विद आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, J&K स्पेसिफिक। ओके, इतना हो गया। देन ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। अब KAS के कुछ पेपर्स में ट्रेंड देखे गए हैं, ट्रेंड एज इन आपका आर्ट एंड कल्चर में टॉपिक्स लाइक टेम्पल आर्किटेक्चर, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक जैसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री में पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि लास्ट टाइम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा गया था, उससे कुछ साल पहले विवेकानंद के बारे में क्वेश्चन आया था। इन एडिशन टू दैट लास्ट ईयर एक और क्वेश्चन आया था, वेट लेट मी चेक। सर सैयद अहमद खान, रविंद्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खान और विवेकानंद, इस तरह की पर्सनैलिटी बेस्ड पूछे गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। दैट मींस मॉडर्न हिस्ट्री में जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं उन पे क्वेश्चन आने की चांसेस बढ़ जाते हैं अगर इतने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो। इन एडिशन टू दैट मॉडर्न हिस्ट्री में सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, देन मैंने बोला J&K स्पेसिफिक कंपोनेंट वो पूछ लेते हैं। लास्ट से लास्ट टाइम KS के GS पेपर 1 में शंकराचार्य टेम्पल पूछा था। कहां से ओवरलैप आया? शंकराचार्य, J&K स्पेसिफिक, टेम्पल आर्किटेक्चर मैंने बोला आर्ट एंड कल्चर में भी इंपॉर्टेंट है, एक तो वहां से आया। दैट मींस जम्मू एंड कश्मीर के जो बाकी प्रोमिनेंट टेम्पल्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मार्तंड टेम्पल, ये हम पेपर प्रिडिक्ट कर रहे हैं किस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब
इसी टाइम J&K स्पेसिफिक में क्वेश्चन आया है सूफिज्म पे। सूफिज्म एज इन जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड कुछ प्रोमिनेंट चीजें हैं, जैसे कि सूफिज्म हो गया, टेम्पल्स हो गया, और पोइट्री और टूरिज्म। ये जो जम्मू एंड कश्मीर में ऊपर ऊपर से इंपॉर्टेंट चीजें दिख रही है ना, इनको प्रिपेयर्ड रखो। जैसे कि और इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो सकती हैं, ये हरी सिंह रणबीर सिंह, इनके इंपॉर्टेंट काम ये प्रिपेयर्ड रखो अपने नोट्स में। J&K स्पेसिफिक में इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। सूफिज्म में आया हुआ है मीर सैयद अली हमादानी पे क्वेश्चन। दैट मीन्स सूफिज्म में एक और है शेख नूर उद्दीन नूरानी, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और कश्मीर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है, शेविज्म, शिवा भक्ति। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट टाइम निर्मित पुराण पे, लास्ट से लास्ट पेपर में निर्मित पुराण पे क्वेश्चन आया हुआ है। दैट मीन्स कश्मीर में अगर सूफिज्म पे क्वेश्चन आया हुआ है तो शेविज्म भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेविज्म, अब शेविज्म में इंपॉर्टेंट कुछ लोग होंगे, कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स होंगे एसोसिएटेड इनके साथ, फॉर एग्जांपल लालद। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर की बुकलेट आती है छोटी सी, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें दिखें जो, उनको मार्क कर लो और उनको अपने नोट्स में ऐड कर लो। ठीक है, इतना हो गया। वेट, पेंटिंग्स मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, तो पेंटिंग्स में जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है, बसोली पेंटिंग, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इन एडिशन टू दैट, जैसे मैंने बोला एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, इसमें जैसे गुप्ता पीरियड है या मौर्य पीरियड है, इनके इनमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल कालिदास हो गया। ठीक है, इस तरह के कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं, वो लिटरेरी वर्क्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लिटरेरी वर्क्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, आपका हिस्ट्री पढ़ना प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों में क्या फर्क है, कि प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजों की नॉलेज होना जरूरी है, बट मेंस के लिए आपको उतना फैक्ट नहीं जरूरत, आपको बस टॉपिक की समझ होना जरूरी है कि गुप्ता पीरियड में हुआ क्या क्या था, गुप्ता पीरियड में कौन कौन से पर्सनालिटी थी, उस पर्सनालिटी ने क्या क्या काम किया है, बस इतना। ठीक है, इतना हो गया। अभी हम हिस्ट्री का ही बात कर रहे हैं। एक ब्रॉडली चीज ये है कि जीएस पेपर 1 स्टैटिक है। ठीक है, स्टैटिक है मतलब सिलेबस लिमिटेड है। सिलेबस लिमिटेड है मतलब जो ये पेपर चेक कर रहे होंगे, जो आपके प्रोफेसर जो भी होंगे, उनकी नॉलेज अच्छी खासी होगी इन टॉपिक्स पे, तो ये आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपके आंसर्स का कंटेंट उस हिसाब से अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज इसमें स्कोर डाउन जाता है। ठीक है, एंड अनदर थिंग, हिस्ट्री में हिस्ट्री ज्योग्राफी सोसाइटी जहां पे भी पॉसिबल हो मैप्स ड्रॉ करो, डायग्राम्स ड्रॉ करो, फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करो। ठीक है, इतना हो गया, हिस्ट्री का समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट ज्योग्राफी, चेंज कर दो इसको।
हो गया सचिन? नेक्स्ट इज ज्योग्राफी। पहला स्टेप सिलेबस कंप्लीट करो। सेकंड स्टेप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करो। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। हीट वेव्स आया था लास्ट टाइम, लास्ट टाइम एज इट इज यूपीएससी का क्वेश्चन उठाया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपका ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन बिना डायग्राम के नहीं होना चाहिए। सो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी और केएस के दोनों के। एक और चीज आपने करनी है ज्योग्राफी के लिए या बाकी पेपर्स के लिए भी, आउटलाइन मैप्स ड्रॉ करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, और आउटलाइन मैप से क्या होता है, आपकी स्पेस ठीक से कवर हो जाती है, आंसर ज्यादा प्रेजेंटेबल बन दिखता है। अब एकेडमिक्स में आप लोग क्या करते होंगे जब कॉलेज या स्कूल में होंगे कि मैप ड्रॉ किया, पहले चीज को मैप पे एक्सप्लेन कर रहे हो, फिर उसी की हेडिंग डाल के उसको थ्योरी में भी एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज टीचर्स बोलते थे ज्यादा प्रॉपर करना है, बट यहाँ पे मैप ड्रॉ करने का क्या फायदा है कि आपको चीजें मैप्स पे ही रिप्रेजेंट कर देनी है। वो एक तो आंसर ज्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे ही शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर दो, स्कोर भी अच्छा मिलेगा, ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम भी सेव होगा। हो गया। होगा, इसको कर दो चेंज। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, नेक्स्ट इज योर सोसाइटी। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बोला कि पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री में कम क्वेश्चंस आते हैं। इसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना जब ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे होगे। ठीक है, जब हिस्ट्री ज्योग्राफी सोसाइटी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे उसके बाद इन टॉपिक्स को देख लेना, टेक इट लाइटली, प्लस इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व कर लेना। इस बारी कुछ स्विस क्राइसिस पे क्वेश्चन आया है केएस में, दैट वाज यूपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि एज इट इज उठा के उन्होंने डाल दिया। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को मिस मत करना। ठीक है, अच्छा सोसाइटी। अब मैंने बोला सोसाइटी का अप्लाइड पेपर आता है। अपना सिलेबस खोलो जरा और मुझे बताओ सोसाइटी के क्या क्या टॉपिक्स हैं। उससे पहले फीचर्स है, पहले डाइवर्सिटी है, विमेन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये टॉपिक्स हैं आपके। ठीक है, अब मैंने बोला पेपर अप्लाइड आता है। अच्छा, अब अप्लाइड पेपर में क्या करोगे, सपोज आपका एक टॉपिक है वुमेन एंड वुमेन रिलेटेड, वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। अब शिवानी मैम ने इतना तो बोल दिया कि पेपर अप्लाइड आता है, पर इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले बेसिक कोई भी चीज, कोई भी गूगल पे ये टॉपिक डालो, आगे लिखो यूपीएससी, बेसिक टॉपिक आ जाएगा सामने, उसमें से थोड़ा सा पढ़ लिया, पढ़ के अपने नोट्स में ऐड कर लिया, एक पेज का नोट बना लिया। अब उसके बाद क्या, उसके बाद जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर देख रही हूँ मुझसे तब भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, उसका क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसकी हमने डायमेंशंस जनरेट करनी है। डायमेंशंस जनरेट करने के लिए, डायमेंशंस जनरेट करना मतलब किस किस एंगल से इस टॉपिक को पढ़ना है, इसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मैंने एनालाइज किए आपके क्वेश्चन पेपर्स, वो मैं लिखवा रही हूँ किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। पहली चीज आई है कि वुमेन एम्पावरमेंट
का पॉपुलेशन ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट है? मतलब मेरे ये क्वेश्चन अगर आया हुआ है यूपीएससी में तो मेरे नोट्स में होना चाहिए कि वुमेन एम्पावरमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या लिंक है, वुमेन एम्पावरमेंट से पॉपुलेशन ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है या गलत इंपैक्ट पड़ रहा है, ये मेरे नोट्स में होना चाहिए। नेक्स्ट चीज आई हुई है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। व्हाट इज फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? हाँ, नहीं, होता क्या है कि आजकल रूरल एरियाज में जहां पे पहले एग्रीकल्चर होता था, मेल और फीमेल दोनों करते थे, आजकल अच्छी जॉब के लिए जो मेल मेंबर्स हैं वो सिटीज की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, इस वजह से एग्रीकल्चर करने के लिए बची कौन गांव में? विमेन। इस वजह से एग्रीकल्चर में ज्यादा फीमेल्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, उस चीज को बोलते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के आपको क्यों हो रहा है, इसके सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स पूछे थे, ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है। तो मेरे नोट्स में जब मैं ये टॉपिक पढ़ रही होंगी उसमें मेरा फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का एनालिसिस होना चाहिए, एक ये डायमेंशन मुझे कवर करनी है। थर्ड चीज इज गिग इकोनॉमी और वुमेन एम्पावरमेंट का क्या लिंकेजेस है? ठीक है, व्हाट इज गिग इकोनॉमी? इनफॉर्मल सेक्टर, जैसे कि आजकल ये स्विगी, ओला या ऑनलाइन वर्क चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जिस तरह से इनफॉर्मली, नॉट फॉर्मल कॉर्पोरेट सेक्टर, इनफॉर्मली, ठीक है, उसको हम बोलेंगे गिग वर्क, गिग इकोनॉमी। अब गिग इकोनॉमी का वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये एंगल भी मेरे नोट्स में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सुसाइड एंड वुमेन की क्या लिंकेजेस है? सुसाइड फिनोमिना जो हो रहा है वुमेन में ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या फैक्टर्स हैं उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल, ये एंगल भी मेरे नोट्स में होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंपैक्ट ऑफ पेट्रियार्की ऑन वुमेन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये मेरे नोट्स में होना चाहिए। नेक्स्ट एंगल इज, एक क्वेश्चन आया था आपको यूपीएससी में कि अगर वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस में हम मेल मेंबरशिप बढ़ाते हैं तो इससे जेंडर इक्वालिटी बढ़ती है, ठीक है, ये एंगल भी मेरे नोट्स में होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एंगल वुड बी मेल मेंबरशिप इन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन से कैसे जेंडर बायस कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एंगल जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट में क्या लिंकेजेस हैं, ये एंगल भी मेरे नोट में होना चाहिए। इसके साथ साथ एक और एंगल था डिसप्रपोर्शनेट बर्डन ऑफ वर्क ऑन वुमेन, जैसे कि बोलते हैं कि वुमेन्स की एजुकेशन बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा दी, अब एक फीमेल पे दो दो काम बढ़ गए, एक तो ऑफिस का काम करो, एक घर का काम करो। तो नेक्स्ट एंगल वुड बी किस तरह से वर्क का बर्डन वुमेन पे बढ़ गया है, ये एंगल या इसका एनालिसिस भी मेरे नोट्स में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज पेड मेंस्ट्रुअल लीव, इसका क्या इंपैक्ट होगा फीमेल्स पे, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके आप क्या कर रहे हो, आप अपने नोट्स को जब बना रहे हो, जब आप नोट्स बना रहे हो, कंटेंट बना रहे हो अपने पेपर के लिए, तो किस तरह से बना रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज कर दिया,
सब कुछ मेरे नोट्स में एक ही जगह अवेलेबल है। इन एडिशन टू दैट, सपोज पेड मेंस्ट्रुअल लीव का टॉपिक है जो करंट अफेयर्स में आजकल ज्यादा ही चल रहा है, उसको भी मैंने एक ही जगह पे नोट कर लिया। सो इस वजह से आपका नोट्स जो है वो एक ही जगह बनेंगे और मटेरियल जो है वो छोटा होगा। इस प्रेपरेशन में मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आई, मटेरियल स्कैटर्ड था। करंट अफेयर मैगजीन से अलग पढ़ो, नोट से अलग पढ़ो, मेरे नोट्स अलग, क्लासरूम के नोट्स अलग, ठीक है। इस वजह से मुझे प्रॉब्लम आई, मेरे नोट्स बहुत ज्यादा स्कैटर्ड थे। तो उसका वे आउट क्या है, सबको एक ही जगह लिख दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया है वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, ठीक है। मैंने इसी तरह से एनालिसिस करके जीएस पेपर 2 में जो है आपका लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उसके नोट्स बनाए थे। इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर पेपर्स और करंट अफेयर्स को एनालाइज करते हुए वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बुकलेट है मेरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के टॉपिक्स। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस करके मैंने डायमेंशंस ऐड की हुई हैं। करंट अफेयर्स जो उस टाइम पे न्यूज में थे वो सब मैंने एनालाइज कर दिया हुआ है। अब इससे क्या हुआ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि पॉलिटी का टॉपिक है, बेशक एक डायनेमिक टॉपिक है, करंट अफेयर्स में रहता है, बट जिस तरह की डायमेंशंस पूछी जा सकती थी वो मेरे नोट्स में एडेड है। अब मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या ऐड करना है, कुछ स्कीम न्यूली लॉन्च हो गई वो ऐड होगी, कुछ डाटा हो गया वो ऐड करना है, बस मेरे नोट्स रेडी हैं। इससे ज्यादा मटेरियल नहीं होगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में भी यही रिवाइज करूंगी, लास्ट अटेम्प्ट में भी यही रिवाइज करूंगी, इससे ज्यादा कुछ ऐड नहीं करूंगी। मेरा मटेरियल स्कैटर्ड नहीं है, मुझे अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मटेरियल कंसोलिडेट हो गया है, ठीक है। हो गया, जीएस पेपर 1 का एनालिसिस समझ आ गया। कुछ क्वेश्चन, कुछ पूछना हो किसी को? ओके।